हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, हम पहुंच चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की ओर और जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। तो आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चंस पर, और ये बेस्ड होंगे हमारे चूज द करेक्ट पर। मतलब 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन की हमें सिलेक्शन करनी है और उसके बेस पे हमारे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इवन 6 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 5 या 6। तो 6 मार्क्स को कैसे कवर करना है हम लोगों को, तो इसके लिए हमने पूरा एक सीरीज बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें हम 2018 से लेकर 2025 तक के सारे चूज द करेक्ट को आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आपने इन लेक्चर्स को, इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट स्टडी कर लिया और ये 18 से लेकर 25 तक के आप सारे ऑब्जेक्टिव चूज द करेक्ट आंसर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो गारंटेड आपको 6 में से 5 आंसर्स एग्जाम्स के अंदर मिलेंगे और इन्हें बहुत आसानी से आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलें हम शुरू करें आज का लेक्चर को। तो 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं और जाएंगे हम सबसे पहले 2025 पर। देखिए 2025 के पेपर में पूछे गए हमारे कुछ चूज द करेक्ट है। चलिए करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप, किसकी बात चल रही है? सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात चल रही है, जिसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर आप लोगों ने स्टडी किया होगा। ओके, 2 तरह के सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं, पी टाइप, एन टाइप। ओके, पी टाइप कब बनता है? जब हम इंट्रिंसिक के अंदर कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं ट्राइवेलेंट, तो पी टाइप बनता है। और जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हमको मिलते हैं। पेंटावेलेंट, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं बाहर से, तो यहां पर हमको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि 5 में से 4 तो शेयर हो जाएंगे सिलिकॉन के साथ। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? आपका एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी। 4 ऑप्शंस देखते हैं हम, इसमें इलेक्ट्रॉन है, होल है, और आपका न्यूट्रॉन्स है, मूविंग चार्ज, मूविंग आयन से। तो बताओ 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट यहां पर होने वाला है? तो बच्चों क्या बताया मैंने आपको कि पेंटावेलेंट मिलाओगे तो उसमें हमको एक्स्ट्रा क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहे हैं, इसीलिए एन टाइप में मेजॉरिटी हमारी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी यहां पर। ओके, सो योर आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एयर। यहां डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपके इलेक्ट्रोस्टेट से, और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के को आपने स्टडी किया होगा, जो कि होता है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, ये परमिएबिलिटी है मीडियम का, और ये परमिटिविटी है किसी मीडियम का, और ये परमिटिविटी है हमारी फ्री स्पेस की। इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं के। ओके, और अगर हम एयर की बात करें तो मीडियम भी कौन हो गया हमारा? एयर। जब एयर को एयर के रिस्पेक्ट में हम रखेंगे तो कैंसिल, इक्वल टू वैल्यू क्या बचेगी आपके पास? 1। तो यहां पर जो k की वैल्यू हमारी है वो क्या हो जाती है बच्चों? 1 हो जाती है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप इसको भी याद रखिए, कई बार एग्जाम्स के अंदर इसे भी पूछा गया है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों में डिफरेंस याद रखना आप। डाइलेक्ट्रिक के है, वैल्यू 1 है, परमिटिविटी का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 है। इज इट क्लियर? सो आंसर इज 1। ठीक है बच्चों, चलिए 2 ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। आप ये जो क्वेश्चन हमको मिल रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट, जहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी किया, कैसे जनरेट होती है।
तो हमने यहाँ पर तीन तरह से चार्ज की बात की है। चार्ज जब रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज जब आपका मूविंग स्टेज में हो मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। ओके, और जो तीसरा कंडीशन है वो है एक्सेलरेटिंग चार्ज। अगर चार्ज आपका एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में क्या बनने वाली है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो यहां पर किसकी बात चल रही है? मूविंग चार्ज की। ओके, तो मूविंग चार्ज क्या बना रहा है? अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं है, ये आपके आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट से ही है, इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट है। जब मूविंग चार्ज यहां पर ओनली मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक बना रहा है, या इनमें से कोई नहीं है। देखो क्या बोला मैंने, रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अगर मूविंग है तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक दोनों बनाएगा। ओके, और एक्सेलरेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर सेकंड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, दोनों आपका ये मूविंग चार्ज यहां से बनाता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोस। तो बेटा किरचॉफ कौन है? किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दो लॉ हमको गिवन किए हैं, जिसमें हम फाइंड करते थे रूल नंबर फर्स्ट, किसी जंक्शन पर आने वाली और जाने वाली नेट करंट का सम हमेशा जीरो होता है। मींस आने वाली करंट जाने वाली करंट के हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज आया और चार्ज चले गया, ना चार्ज जनरेट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। ओके, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन बिल्कुल ये चार्ज कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी नहीं है। ये किस पर बेस्ड है? चार्ज आया किसी जंक्शन पर और चार्ज यहां से चला गया। यह है किरचॉफ का फर्स्ट रूल। और दूसरे रूल में आपने पढ़ा है किसी क्लोज सर्किट के अंदर, मान लीजिए ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस लगा है, ओके, और ये सर्किट आपका कंप्लीट, तो किसी क्लोज लूप के अंदर इन सबके बीच का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन कौन? ये एलिमेंट्स जो आपको यहां दिख रहे हैं, इन एलिमेंट्स के बीच का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस का सम हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। मींस द नेट पोटेंशियल ऑफ दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। दैट इज किरचॉफ्स सेकंड रूल। ओके बच्चों, तो हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ना बहुत सारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ दो ऑब्जेक्टिव, चार ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी कंप्लीट भी करेंगे। पहला तो हमारे पास यहाँ है ही, दूसरा हमने इस लूप से कंप्लीट कर लिया, यहां भी हमने सेम वर्क किए हैं। तो हम हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका विच फेनोमेनन डज नॉट रिवेल द वेव नेचर। कौन सा फिनोमेनन है जो वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता है? ठीक है, वेव नेचर की बात चल रही है, वेव ऑप्टिक्स का ये पार्ट है। तो बच्चों इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो वेव सुपरपोज होती है एक दूसरे पर। मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न आपको क्या शो करता है? वेव नेचर शो करता है। अगर वेव नेचर नहीं होगा तो इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं इस पर जाते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या? किसी लाइट इंटेंसिटी को पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर वेक्टर को कट कर देना, यह है पोलराइजेशन। और बिना वेव नेचर के ये पॉसिबल नहीं है। डिफ्रैक्शन, जब ऑब्जेक्ट आप किसी ऑब्जेक्ट का साइज अगर लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो तो वहां पर हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, यह भी वेव नेचर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट आपके पास बचा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कहीं से लाइट के रेडिएशन आए, इंसिडेंट हुए सरफेस पर और इन्होंने अपनी एनर्जी से दी और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए? इजेक्ट आउट। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हमको एक्सप्लेन करता है कि लाइट के पास वेव नेचर नहीं है, उसके पास पार्टिकल नेचर है।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। हु डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ओके, सो सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया है हमारे हेनरिच हर्ट्ज ने। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले फाइंड किया। लेंज और ये बाकी साइंटिस्ट के नाम भी आपने सुने होंगे। लेंज ने हमको एक रूल दिया जिसके बेसिस पर हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल फाइंड करते हैं। ओके, जे थॉमसन ने हमको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और मैक्सवेल ने हमें सिखाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, तो अब आपके पास ये तीन ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास? हेनरिच हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो 2025 के अंदर ये 6 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। हम पहुंच चुके हैं अब 2024 के पेपर पर। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं हो सकता। पोलराइजेशन चांसेस हैं, पोटेंशियल नहीं हो सकता, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन आपके पास बच रहा है कौन सा? पोलराइजेशन। ओके, क्या होता है बच्चों कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज करते हैं और इसके दोनों ओर जब हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाते हैं तो इसके अंदर ढेरों एटम्स होंगे। ये एटम के अंदर प्लस और माइनस भी होंगे, तो ये अपना क्या करता है? डाइपोल बनाते हैं। ये प्लस इधर, ये माइनस इधर, ये प्लस इधर, ये माइनस इधर। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस प्लस से रिपेल होता है और किधर अट्रैक्ट होगा? माइनस की तरफ। तो इस तरह से माइनस प्लस कहाँ डेवलप हो गए? इन मॉलिक्यूल्स के बीच। तो यहाँ एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ओके, प्लस से माइनस की तरफ। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो P है उसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाते जाओगे पर यूनिट वॉल्यूम पर, वैसे वैसे डाइपोल भी क्या होते जाएंगे? यहाँ पर बनते चले जाएंगे। तो हम पर यूनिट वॉल्यूम पर जो डाइपोल का यहाँ पर चेंज देख रहे हैं उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। ये सब पोलराइज हो गए और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ फायर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इन चार में से कौन से फैक्टर पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो सबसे पहले बता दें हम आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चीज है। इसको हम शो करते हैं रो से, और रो इज इक्वल टू फॉर्मूला है RL डिवाइडेड बाय ए। लेंथ एरिया को अगर आप 1 कर दें तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। रो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हमने लेंथ और एरिया को कांस्टेंट कर दिया है तो अब ये जो रेजिस्टेंस है रो, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं? मटेरियल ऑफ वायर हो सकता है क्योंकि डायमेंशन इसमें नहीं है इंक्लूड। डायमीटर ऑफ वायर, अभी बोला हमने डायमीटर डायमेंशन पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर भी डायमेंशन में आई है, इस पर भी नहीं करेगा। मास ऑफ वायर, मास का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर इस रिलेशन में, तो मास पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो आखिरी ऑप्शन क्या बच रहा है आपके पास? मटेरियल, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम 1 मीटर लेंथ वाला एल्यूमिनियम का कोई कॉपर, एल्यूमिनियम का कोई वायर ले रहे हैं तो इसका रो कुछ और होगा, और इसी की जगह इतना ही लेंथ वाला अगर आपके कॉपर मटेरियल ले लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस, सॉरी इसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। डायमेंशन सेम रखा हमने लेकिन रेजिस्टिविटी क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने डिराइव किया था? तो बच्चों आपने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट हुए, एक कॉइल और एक मैग्नेट लिया, है ना, और मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले गए तो कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। वो साइंटिस्ट आपके थे ऑस्ट्रेड। ओके, बाकी ने क्या किया है? एम्पियर ने करंट को डिस्कवर किया है, फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल्स दिए हैं, और लॉरेंज ने बताया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मूविंग चार्ज पर कितनी फोर्स लगती है। ठीक है, क्लियर है? ये करंट, ये ईएमआई, और ये भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। और इन्होंने
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एम आई। चलिए, वैसे एम आई इंडक्शन को शो करते हैं, आप इसको जनरली लिख लें, ज्यादा बेटर है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, रिलेशन बताना है आपको। ये मिरर की बात चल रही है, आर मिरर के अंदर हम इस आर से मिरर की रेडियस को शो करते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कॉनकेव मिरर है, इसका इधर कोई सेंटर होगा, तो सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, ओके, और इसके बीच में हमारा फोकस होता है। मीन्स वो पॉइंट जहां पर पैरेलल रे आए और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करे वो फोकस होता है। तो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ हमेशा आर का हाफ होती है, ठीक है। तो अगर दूसरा रिलेशन यहां से देखें तो ये कितना हो जाता है 2f। कौन सा रिलेशन है? पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, r इज इक्वल टू 2f, ठीक है बच्चों, ऑप्टिक्स का ये पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और हम पहुंच गए हैं एटम पर। 1h3 2h3 एटम्स आर द एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इन चार में से कौन सा आंसर ये है? देखो आप कौन यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर, वो दोनों का सेम है। एक एटॉमिक मास मतलब भारी कितना, दोनों की जो वेट है भारी वो कैसे है, एक दूसरे के इक्वल है। इसीलिए हम इनको बोलेंगे क्या, आइसोटोप। आइसोटोप में ऐसा नहीं होता है, आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ओके। और आइसोटोन में क्या होता है बच्चों, आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोबार, आइसोबार बार मतलब भारी, ऐसे याद रख लो, और ये सेम भार वाले हैं। मीन्स अब दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है, हमारे आइसोबार के एग्जाम्पल है, ओके। और तीसरा तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी है, जब किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते हैं तो इस फीचर को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ओके। तो कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, आइसोबार। ये दोनों एलिमेंट सेम भार वाले हैं, सेम वेट वाले, सेम एटॉमिक नंबर वाले हैं। नेक्स्ट, इन डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देयर आर, डिप्लीशन लेयर पर क्या होते हैं, तो बेटा डिप्लीशन लेयर क्या होती है, तो हम बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड की। हमने पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करके पीएन जंक्शन डायोड बनाया है। पी टाइप में होल मेजॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं और होल माइनॉरिटी। और इस डिप्लीशन लेयर पर यहाँ के कुछ होल यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन मिलकर कंबाइन होते हैं और यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर लेते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं है। हाँ, नॉर्मल एटम्स क्या है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और उन नॉर्मल एटम्स को हम कहते हैं इमोबाइल आयंस, जो कि करंट की फ्लो कराने में कोई भी हेल्प नहीं करते। यहाँ उल्टा, ये यहाँ प्लस खड़ा हो गया क्योंकि यहाँ से होल इधर गए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आए, इधर माइनस हो गया, और दोनों के बीच उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ बन जाता है। इस कारण यहाँ का कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इन इलेक्ट्रॉनों पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है, फोर्स लगती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकते। तो ये इमोबाइल आयंस हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 23 में। सारे ऑब्जेक्टिव्स याद ही करते चले जाएं आप, सिर्फ क्वेश्चन पढ़े और आंसर यहां दिख जाए आपको, इतना काम आप लोगों को करना है। एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी पे आ रहा है, तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आई बाय ए। आई यहाँ पर करंट है और ए यहाँ पर एरिया है, सो आई एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर दिख रहा है आपको इसमें, ऐसा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इज इट करेक्ट? इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका। चलो नेक्स्ट आते हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग करंट, बिटवीन फ्लोइंग करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर
प्योर कैपेसिटर रजिस्टर्स क्या होते हैं? तो बच्चों हमारे एसी सर्किट से ओनली ऑन हमने क्या कर दिया, एक इनपुट सोर्स लिया एसी और उससे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। ये है आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। आपको फेज डिफरेंस बताना है। यहाँ से स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुई, तो करंट और वोल्टेज के बीच कितना फेज का डिफरेंस है। तो बच्चों हमने पढ़ा है करंट अगर हमारा आई है तो इससे जो वोल्टेज वीसी है वो 90 डिग्री लेग्स होता है। कितना? 90 डिग्री लेग्स, दिस इज वीसी। और ये जो फेज है यहाँ पर, ये फेज है इसका 90 डिग्री। तो करंट से 90 लेग्स होता है हमारा वीसी। ओके, तो दोनों के बीच का हमको तो फेज का डिफरेंस पूछा उसने, कौन लेग से है कौन लीड से है, तो नहीं पूछा। तो हम सीधा सीधा किस पे ऑप्शन पे जाएंगे, 90 डिग्री पर। पाई बाय 2 मीन्स 90। चलिए क्लियर है सभी को ये? तो आगे आए हम। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, अब ये तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, ये है मुंबई के अंदर ना। जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारा बॉम्बे में, वो भाभा साहब के नाम पर है, तो ये मुंबई में है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर का, वो भी सीधे सीधे आपको याद रखना होगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, आपने रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा है बच्चों। रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफिकेशन करने वाली डिवाइस। रेक्टिफिकेशन किस तरह का चाहिए आपको, तो हम एसी इनपुट दें और उसको ये मशीन हमारी कन्वर्ट करके दे दे डीसी इनपुट में, डीसी आउटपुट में। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ये काम करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसी को बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर्स। ओके, चलिए तो ये जो वर्क हम लोग कराते हैं यहाँ पर किसकी हेल्प से कराते हैं, तो याद हो आपको, तो हमने दो तरह के रेक्टिफायर्स पढ़े हैं, फुल वेव हाफ वेव, जिसमें हम यहाँ पर डायोड का इस्तेमाल करते थे। ये हाफ वेव है, दो डायोड लगा दोगे तो फुल वेव बन जाएगा। तो ऑप्शंस क्या होंगे हमारे, पहला जंक्शन डायोड, पहला ही आंसर इसका करेक्ट है। ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होते हैं, जेनर डायोड इस्तेमाल नहीं होता है, और फोटो डायोड भी इस्तेमाल नहीं होता है। जनरली आपका जेनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करने में काम आता है। ट्रांसफार्मर एसी करंट को डीसी करंट में, सॉरी एसी करंट की जो हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं किसी पावर हाउस से हमारे घर तक जो हम लेकर आते हैं, वो काम हम किसकी हेल्प से कराते हैं, इन ट्रांसफार्मर की हेल्प से कराते हैं, जो लो वोल्टेज को हाई और हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम करंट के साथ भी यही रिलेशन है। फोटोडायोड ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, किसकी बात चल रही है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, किसमें, द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की बात चल रही है। दूर कहीं ऑब्जेक्ट है उसको देखना है तो वहां से रेस कम आती है, तो आगे वाला जो लेंस है उसको हमें बड़ा रखना पड़ता है ताकि ज्यादा रेस इस पे आए, और आईपीस को हम लोग छोटा रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, इस इन चार में से एक सिलेक्ट करो आप, कौन सा होगा, ये छोटी फोकल लेंथ, ये बड़ी फोकल लेंथ वाला लेंस है। इज लेस देन, इज मोर देन, इज इक्वल, नन ऑफ दिस, इज मोर देन। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ मोर देन क्या रखना पड़ेगा आपको, आई पीस। जो पीछे वाला लेंस है इसको हम बोलते हैं आई पीस, ओके, या आई लेंस। द मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास जितना प्रोटॉन का है फिलहाल तो उतना ही यहाँ पर करेक्ट है। वैसे इसका थोड़ा और डीप जाए हम, तो जो प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749, थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है, मगर फिलहाल ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। अगर इस तरह से आ जाए तो आप 49 पर क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे, और अगर नहीं है तो आप 27 वाला ढूंढ ले और इसी को क्या कर दें, राइट कर दें। क्लियर? चलो, तो मजा आ रहा है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में, बहुत काम की चीजें भैया ना। 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, और सारे के सारे कवर करने हैं हमको, तो ये पास तो हमको यही करा देंगे अगर इतना, अगर आपके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है तो। चलिए, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन।
फर्स्ट विच इज, हाँ 2022 पर हम पहुंच चुके हैं। विच इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, अभी बोला था मैंने, वोल्टेज रेगुलेटर का काम जो हमारा करता है वो जेनर डायोड करता है। ट्रांसफार्मर हाई करंट को लो करंट, लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करता है। ओके, ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, और ये फोटोडायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो तीनों ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, जेनर डायोड। नेक्स्ट है ओमिक रेजिस्टेंस इज, ओमिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, कॉपर वायर है, लाइट इमिटिंग डायोड है, जंक्शन डायोड, ये तीनों तो हमारे डायोड के पार्ट हैं, सेमीकंडक्टर के पार्ट है। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करता है कॉपर। क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है जितनी जितनी आप वोल्टेज लगाते जाओगे उतनी उतनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती जाएगी सर्किट में, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको मिल जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ आई इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात चल रही है। माइक्रोस्कोप में दो लेंस इस्तेमाल करेंगे हम कंपाउंड वाले में, एक ऑब्जेक्ट की तरफ और एक आईपीस। अब ऑब्जेक्टिव छोटा रखा जाता है आईपीस की कंपैरिजन में। पीछे वाला आपका कौन है, आई पीस या आई लेंस है, और ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो किसका बोला उसने, फोकल लेंथ इन ऑफ आई, आई लेंस की इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप डैश द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगी, लेस देन, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। द मिनिमम चार्ज ऑन प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, चार्ज जो होता है किसी प्रोटॉन पर बच्चों उतना ही होता है जितना कि हमारे इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 10 टू पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन की बात करें हम तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.6 10 टू, ओ सॉरी नहीं बच्चों 6 नहीं, 10 टू पावर कितना चाहिए, -19, 19 वाला देखो ये रहा लास्ट थर्ड ऑप्शन, 1.6 10 टू पावर -19 कूलम। गलती से भी कोई सही इनमें चारों में से कोई ऑप्शन आप लिख मत देना, पहले पूरा चेक करें कि यही करेक्ट है और उसके बाद उस आंसर को राइट करें, क्योंकि बार बार कट पिट करने से चेक करने वाले टीचर की थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज होती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और कॉपी भी हमारी खराब होती है। तो ज़्यादा बेहतर है पहले कंफर्म हो जाए कि ये आंसर हमारा करेक्ट है, देन उसको आप क्या करें, कॉपी के अंदर लिखें। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एल, एल इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा म्यू नॉट ए इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल या डिवाइडेड बाय एल। यहां से अगर एल ऊपर लगा रहा हो तो यहाँ पर दो रिलेशन बनते हैं इसके, है ना, स्मॉल एन आएगा तो एल यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है हमारा, अच्छा इसका रिलेशन ये है हमारे पास, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टोटल टर्न डिवाइड बाय लेंथ। तो इस एन की जगह ये फॉर्मूला हमने यहाँ रख दिया है। ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। ओके, तो यहां देखें हम, तो सेल्फ इंडक्टेंस मीडियम पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है और लेंथ पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 द लेंथ ऑफ कॉइल डिपेंड करता है, द करंट इन कॉइल, इनमें कोई करंट का रिलेशन है ही नहीं, द रेडियस ऑफ कॉइल, एरिया में रेडियस हो जाएगा, द नंबर ऑफ टर्न ये भी है, तो इन तीनों पर तो डिपेंड करता है। एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास, द करंट इन कॉइल, तो वो करंट पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर के अंदर हम दो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरा इससे लगा हुआ सेकेंडरी कॉइल। एक में करंट सप्लाई करते हैं, दूसरे में करंट इंड्यूस होती है,
और ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो बताओ जरा, कौन से प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा ट्रांसफॉर्मर? नंबर 1 सेल्फ इंडक्शन, नंबर 2 म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल करेक्ट बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर और ना इन तीनों में से कोई एक। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है? तो हमने एलसी सर्किट के एलसी ऑसिलेशंस पढ़े हैं, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर। यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, चार्ज प्लस दौड़कर यहाँ पहुंचता है, माइनस चलकर यहाँ पहुंचता है, और इस तरह से चार्ज के ऑसिलेशन यहाँ पर क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, और जो ऑसिलेशन है वही एक्सेलरेशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एन एक्सेलरेटेड चार्ज। अगर चार्ज में एक्सेलरेशन नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगा। ओके, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब केवल करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेगा? ठीक है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 2021 पे पहुंच गए हम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाय V, और इसको कैलकुलेट करने का यूनिट होता है बच्चों कूलम, स्टेट फेरेड, स्टेट कूलम, फेरेड। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हमको एसआई यूनिट पूछा है। ये जो यूनिट है यहाँ पर, ये इसका CGS यूनिट होता है, स्टेट फेरेड, CGS, और ये आपका है SI यूनिट। तो कैपेसिटेंस का SI यूनिट हमारा कौन सा हो गया? फेरेड हो गया। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन कंडक्टर किधर होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अच्छा, ऑप्शन दिए हैं इसमें, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या मॉलिक्यूल की वजह से होता है फ्लो होने से? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से, या आयंस की वजह से? तो बच्चों कंडक्टर की बात चल रही है। अब कंडक्टर मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके बेस पर हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। चलें अगले क्वेश्चन पर। 2021 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर C, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड की आपको यूनिट बतानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक सीधा सीधा यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, अब और भी यूनिट इसके हो सकते हैं। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से वो अपने को चेक करना है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर। अब ये फोर्स की टर्म में है, तो फोर्स की टर्म में आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद किया होगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये तो एंगल है, तो इसका तो कोई पार्टिसिपेंट होता नहीं है यूनिट बनाने में, इसका होता है। तो B इज इक्वल टू, ये हो गया फोर्स बाय Q इंटू वेलोसिटी। अब इसमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड वाला मामला भी इसके अंदर नहीं है, तो इससे भी हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो एक फॉर्मूला और हम लेते हैं, वो है B इक्वल टू एफ अपॉन पोल स्ट्रेंथ। एफ का यूनिट होता है न्यूटन और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। अब देखो जरा कुछ, बिल्कुल अब मिल जाएगा आपको। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये मैटर है, इसको छोड़ दो, ये भी नहीं है न्यूटन। अच्छा ये तो है, फर्स्ट न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अच्छा थर्ड भी ऑप्शन, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है बेटा इसके अंदर, किसी एक क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं। ओके, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, द डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके कौन देता है बेटा? तो वो है हमारे एसी डायनेमो। हम इसको इनपुट में मैकेनिकल वर्क करते हैं इस पर, ओके, और उसके रिजल्ट में ये हमें अल्टरनेटिंग करंट गिवन करता है। चलिए, द वेव यूज्ड इन टेलीविजन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क के अंदर कौन सी वेव यूज होती है? तो बच्चों यहाँ पर होती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, UHF। ये वेव्स हम लोग टेलीविजन के अंदर इस्तेमाल करते थे। ये आपका रिड्यूसिंग पार्ट है, पिछले सिलेबस के अंदर होता था। नेक्स्ट 2020 पर आते हैं।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट की बात चल रही है, कौन सा, इलेक्ट्रिक, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये हमारा फॉर्मूला है। चार्ज के लिए कूलम और लेंथ के लिए मीटर, तो कूलम मीटर स्क्वायर नहीं है, कूलम और मीटर, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये भी कूलम मीटर कैसे हो गया कुछ, हाँ ये डिवाइड है, सॉरी ये डिवाइड है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। देखो ऐसे गलतियां होती है ना, यहाँ डिवाइड दिख रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो हमको कौन सा लेना है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो मल्टीप्लाई ही लेंगे हम लोग। और फोर्थ है कूलम मीटर क्यूब, ये तो हो ही नहीं सकता। इक्वेशन ऑफ वेव वेक्टर, वेव वेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं k इक्वल टू 2 पाई लैम्डा। ओके चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू फॉर वाटर इज इक्वल टू होता है 4/3 या 1.33। ऐसे ही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 या 1.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, एटॉमिक नंबर किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी एलिमेंट का, ये हमारा एलिमेंट है और ये इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, इसे हम किससे शो करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के प्रेजेंट होने से हम एटॉम का नंबर डिसाइड नहीं करते। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसे भी नहीं करते। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेंट्स, अभी पिछली क्वेश्चन में आया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कंटेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन इन मेजॉरिटी, होल माइनॉरिटी में होते हैं इसके पास, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी इन एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव और नेगेटिव मतलब कौन, मेजॉरिटी में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आते हैं 2019 पर पहुंच जाते हैं। तो इस 18 या 20 के बाद वाले जो पेपर हुए हमारे, उनके अंदर हमको चूज द करेक्ट में केवल 5 ऑप्शन आते थे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हमारे केवल 20 नंबर के आते थे, तो 5-5 नंबरों में इनको क्या कर रखा था, डिवाइड कर रहा था। 4 नंबर के 4 तरह से पूछते थे, चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ओके, और वन वर्ड। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अब मिलने वाले, अब 5-5 के टर्म में मिलेंगे। 22-23 के पेपर में ये 7 मार्क्स में भी पूछे गए हैं, ओके। तो पहला है इसका, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, अभी पिछली क्लास में बात की अपन ने, मतलब इसी क्लास के अंदर पिछले क्वेश्चंस में ये आ चुका है। लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, लास्ट ऑप्शन इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। रो अभी पढ़ा हमने, रो इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L डिवाइडेड बाय एरिया। थोड़ा सा हम रोम जा रहे हैं क्या, ये जो फॉर्मूला हमारा बना है ये R इंटू A डिवाइडेड बाय L होना चाहिए, क्योंकि R इज इक्वल टू होगा हमारा L बाय ए, हाँ रो L, ओके ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। हमने वहां कहीं कुछ शायद गलत लिखा है, इसका फॉर्मूला जो यहाँ पर है, कहाँ डिस्कस किया था हमने इसको, रेजिस्टेंस को, यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है स्लाइड नंबर 5 के अंदर ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, इसको यहाँ आप करेक्ट कर लें इसको। रो इज इक्वल टू होता है R इंटू ए बाय एल, क्योंकि R इक्वल टू रो एल बाय ए मिल जाएगा आपको, ठीक है। खैर यहाँ तो हमको सिर्फ डायमेंशन उसकी वैल्यू से काम था, किस पर डिपेंड करता है। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हम पहुंच गए थे
स्लाइड नंबर 18 पर, और रेजिस्टिविटी यहाँ पर डिपेंड कर रही है आपके मटेरियल पर। द एटम इज, एटम क्या है भैया? एटम पर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका नेट चार्ज आप निकालेंगे तो वो हमेशा 0 मिलेगा, मींस अनचार्ज। कहाँ है अनचार्ज? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, अनचार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। देखो 1 ग्राम सब्सटेंस को हम ब्रेक कर रहे हैं, हमने पढ़ा है मास को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या बनती है? एनर्जी। और आइंस्टाइन का रिलेशन हमको एक्सप्लेन करता है एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर। तो कितनी एनर्जी बनेगी? आप 1 ग्राम को ब्रेक करोगे, ये लाइट की स्पीड है सी स्क्वायर, तो 1 ग्राम कितना? अच्छा इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ लाइट की स्पीड सबने पढ़ा है आपने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम इंटू कितना? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16। सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 कितना हो गया? 16। 16 से माइनस हो जाएगी 3, बचेगी कितनी यहाँ पर? 9 इंटू 10⁻, सॉरी प्लस में 13 जूल। तो कहाँ है? 9 इंटू 10⁻13 जूल। इन डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लीशन लेयर पर क्या होते हैं? अभी पिछली क्लास में अभी आ चुका है ये इमोबाइल आयंस। देखो कितने रिपीट होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पूछे गए ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं किसी दूसरी एग्जाम्स में रिपीट होते ही होते हैं। द साउंड वेव आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल वेव आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बिकॉज, ओके अब ये इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है तो इनको लार्ज एंटीना की जरूरत पड़ती है, ये आसानी से ट्रांसमिट हम लोग नहीं कर सकते हैं। खैर ये भी पिछली हमारे कुछ टॉपिक जो रिड्यूस हो गए हैं उनका एक पार्ट था 2018। अब यहाँ 18 और इनमें कुछ रिड्यूस पार्ट भी आएंगे आपके, वो आप लीव कर सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस R, R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है E = K × Q / R²। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रोपोर्शनेट है तो 1/R²। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो बच्चों आइडियल एमीटर का मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर आपने बनाया है इसके साथ क्या करते थे आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगाते थे ताकि मैक्सिमम करंट यहाँ से होते हुए निकल जाए और गैल्वेनोमीटर को कोई ज्यादा करंट ना मिले। तो इसको कितना रखना है आपको? बहुत हाई, सॉरी बहुत लो, क्योंकि मैक्सिमम करंट हमें इस रास्ते से फ्लो होते हुए यहाँ ले जाना है। इसके पास कम से कम जाए, कितनी कम जाए? जाए ही ना, सारी करंट यहाँ से निकल जाए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आप इसको 0 कर दोगे तो सारी करंट यहीं से चली जाएगी, इसमें कुछ जाएगी ही नहीं, तो करंट की मेजरमेंट करोगे कैसे? इसको कुछ करंट देना पड़ती है। बट आइडियल कंडीशन माने तो ये 0 रहता है। नेक्स्ट, इंफ्रारेड रेस लाइज बिटवीन, इंफ्रारेड कहां पर लाइज करती है? तो ये बेटा आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम पर। आपने पढ़ा है सबसे पहला वेव आपका होता है गामा रेज, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई, वेवलेंथ सबसे लो। गामा के बाद एक्सरे, एक्स के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल लाइट, और विजिबल के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। ये पूरी लाइट का स्पेक्ट्रम है। लाइट के अंदर 7 प्रकार की हमारी क्या है? वेव्स होती है। तो बताओ इंफ्रारेड की बात करनी है हमको, किसके बीच है? विजिबल और माइक्रो के। तो विजिबल एंड माइक्रो, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस होल, तो मेजॉरिटी किसकी रहेगी यहाँ पर? होल्स की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस, बिल्कुल करेक्ट, पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, 0 वाला भी नहीं है बेटर, और अनचार्ज भी ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं,
और शायद आज का ये आखिरी ऑब्जेक्टिव होगा आपका। द साउंड सिग्नल प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोक। तो ट्यूनिंग फोक एक छोटा सा हैंडल लगा हुआ एक डिवाइस होता है जिससे हम साउंड जनरेट करते हैं, और ये भाई साहब केवल और केवल एनालॉग सिग्नल्स बना सकते हैं, दूसरा सिग्नल्स ये नहीं बनाते। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने 2018 से लेकर 2025 तक के सारे चूज द करेक्ट को सॉल्व कर लिया है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इनके अंदर से आपको काफी ज्यादा हद तक चूज द करेक्ट मिलने वाले हैं। अगर ये आपने याद कर लिए तो आपके 6 मार्क्स बच जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। अभी फिलहाल हमने ये एक ही सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च किया है 18 से लेकर 25 तक, जिसमें हम चूज द करेक्ट पर बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अगला सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स पर बात करेंगे। ऐसे ही वन बाय वन करते करते हम 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आपको डिलीवर करने वाले हैं। इन सीरीज के साथ साथ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, जहां आपकी बोर्ड एग्जाम्स को पूरी तरीके से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहें।